हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली एंशियंट और मिडिवल में से किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में से, उसमें से एंशियंट एंड मिडिवल को कितने डेलीगेट किए गए हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे ने एंशिएंट मिडिवल को तैयार नहीं किया है तो कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसको वो पक्का तैयार करे, क्योंकि उसमें से मोर और लेस काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर वो इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो आप मेरिट से पक्का तौर से बाहर हो सकते हैं। देखिए, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि एंशिएंट मिडिवल ही तो है, अगर नहीं करके जाएंगे तो क्या हो गया, बाकी तो 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चंस पड़े हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि किस साल इस एंशिएंट और मिडिवल में से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आ जाएं। जैसे कि कल्चर की बात करते हैं तो 2012-13 तक बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। एक साल ऐसा आया जब 14 क्वेश्चन आ गए, और तो जिस साल उसने किसी बच्चे ने कल्चर को किया था तो उनका क्लियर हो गया और जिसने नहीं किया था तो बाहर हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है। तो आप ऐसी इमेच्योर बातें नहीं कर सकते कि एंशिएंट और मिडिवल ही तो है तो हम छोड़ के चले जाएंगे। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की थी, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको एक बार देख जाइए, ताकि अगर उनमें से ईज़ी क्वेश्चन आए तो आपका सही हो जाए। अगर डिफ़िकल्ट आता है तो फिर आप उतना लक का सहारा लेके जा सकते हैं, पर बिल्कुल भी बेपरवाह होते हुए नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो दाँव के ऊपर जो चीज़ है वो आपका 1 साल है और वो आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस को पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2017, 18, 9 में हिस्ट्री के अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो मोर और लेस 16 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते थे। पर उसके अगेंस्ट अगर हम एंशिएंट एंड मिडिवल की बात करें तो सिर्फ 2, 1, 4 क्वेश्चंस ही पूछे गए। पर अगले सालों में, अगले 3 सालों में जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है वो तो बड़ी ही बड़ी। यहाँ पर आप देखोगे ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस साइड के ऊपर ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि 8 क्वेश्चंस अब सिर्फ एंशिएंट और मिडिवल में से आते हैं। मतलब कि 8% ऑफ द पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ कहां से आ रहा है, वो आ रहा है एंशिएंट और मिडिवल में से। तो ये अब एक बार ये देखते हैं कि इनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में, 2019 से लेके 2021 तक। यहां पर हम बात करें दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। देखो, इस साल ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो अगले ही क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने दिया हुआ था कि इनमें से कौन सी एक अशोकन साइट नहीं है। तो उसमें से एक ऑप्शन जो था वो इनमें से था, तो वहां से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे कि हाँ इस तरह का वो आंसर होगा। पर ऐसी चीज आप तभी कर सकते हो अगर आपका एंशिएंट के ऊपर पकड़ है, अगर आपने एक बार वो पढ़ के गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर ऐसा कुछ वहां पर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। पर अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो किस तरह से आप इजी क्वेश्चंस को भी छेड़ पाएंगे। तो उसी के चलते आपने साथ में ये भी करना है, क्योंकि ये सारे PYQs हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी इनका आंसर दे सकते हैं, तो आपकी एक तरह से रिवीजन भी होगी। मैं यहाँ पर आपके आंसर नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बात करें वही रान्या अशोक का। तो देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि अगला क्वेश्चन वही सेम तरह से पूछा गया था, एक इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो वहां पर नहीं है, तो उसी के चलते दोनों क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाते थे, इतना इजी था वो क्वेश्चन। तो कई बार पेपर के अंदर आपको सिर्फ नॉलेज नहीं यूज करनी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है कि कितने आप वहां पर जाके कॉन्शियस हैं, वो भी बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि वो इस प्रीलिम्स को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का पेपर मान लेते हैं। पर ये समझे कि अगर ये नॉलेज का पेपर होता तो जो सिर्फ बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजों में से आए हैं बंदे, वही इसको पार कर पाते। पर ऐसा नहीं है। आपने कितनी कहानियां सुनी होगी कि आम बंदे भी इसको क्लियर करते हैं। तो उसी के चलते ये आपका पर्सनैलिटी का पेपर है। तो प्लीज इसको उसी तरह से तैयारी कीजिए, और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि क्या चीजें जरूरी हैं, कितने हद तक करनी चाहिए और क्या हम छोड़ के जा सकते हैं। वही फिर आपको अल्टीमेटली अफसर बनाएंगी। तो उसके अगले क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द फोर्स लेबर विष्टि, उसमें से क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो अगर कोई भी बंदा गुप्ता पीरियड को पढ़ता है तो उसको पता होता है कि विष्टि का मतलब होता है फोर्स लेबर। अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे पा रहा तो वो उसके अगेंस्ट फिर स्टेट के पास जाके अपनी लेबर कर सकता है। तो इतनी इजी कंसेप्ट भी कई बार पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हड़प्पन में से क्वेश्चन आएगा, वैदिक एज में से क्वेश्चन आएगा, मौर्यस में से पूछा जा सकता है, ऑन द अदर हैंड गुप्ताज में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये को टॉपिक तो आपको पक्का करके ही जाने, अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो ये जो हर एक टॉपिक है
लगभग 1 से डेढ़ घंटे में आपका हो जाएगा। 2 दिनों के आसपास में, 2 या मैक्सिमम 3 दिन में आप पूरी की पूरी एंशिएंट उस लेवल की तैयार कर सकते हैं जहां पर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को वहां पर जाके अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दिल्ली सल्तनत और अकबर की जो मुगल डायनेस्टी है उसको मिला के। अगर आपने बेसिक मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत पढ़ा हो तो उसकी डिटेल में भी ना गए होते तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। बाद में आप एक बार करके भी देखना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस मोर और लेस बहुत इजीली वहां पर पूछे जाते हैं। देखो एंशिएंट एंड मिडिवल क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने पूछा ही नहीं, तो अब जिस लेवल का वो पूछने लगे हैं वो पहले इजी लेवल आएगा, विद द टाइम वो मॉडरेट होगा एंड आने वाले टाइम्स में वो टफ लेवल तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले के टाइम में वो सीधा स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते थे 2016-17 तक। आज के टाइम में अगर आप देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री भी काफी ज्यादा टफ हो चुकी है क्योंकि जो टॉपिक्स हैं उनमें से जो इजी क्वेश्चन है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी एंशिएंट एंड मिडिवल की बात करें तो अभी इजी क्वेश्चंस पड़े हैं तो वही पूछे जाएंगे। हाँ ये जरूर होगा कि एक या दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाएंगे, पर उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। समझिए कि कोई भी कट ऑफ किस तरह से डिटरमाइन होती है। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जितने भी आपके पेपर के अंदर इजी क्वेश्चंस हैं प्लस जितने भी एवरेज क्वेश्चंस हैं उसको अगर हम हाफ कर दे तो इतने के लगभग आपकी हर साल कट ऑफ जाती है। तो इजी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते एंड उसके साथ साथ एवरेज में से एटलीस्ट आपको आधे तो आने ही चाहिए अगर आपको अपनी कट ऑफ जो है उसको क्लियर करना है। इतना इजी होता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं या तो 100 के 100 क्वेश्चंस करने की, या तो उनकी ये एक स्ट्रेटेजी रहती है, या फिर वो कहते हैं हम बहुत लिमिटेड टॉपिक करके जाएंगे और वहां पर सिर्फ वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमारे को पक्का आते हैं। तो बुद्धा जी ने हमारे को क्या समझा है कि हमारे को हमेशा मध्यम मार्ग के साथ चलना है, कि वो टॉपिक्स पक्का करके जाएंगे जो बहुत इजी हैं और उसमें से उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे करके चले जाएंगे जहां पर हम एवरेज जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर पाए ताकि हमारी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो पाए। ना ही आपने इस सेक्शन को जाना है ना ही आप इस सेक्शन को जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एंशिएंट मिडिवल को ठीक ठाक तैयार करके जाते हैं तो उससे आपका फायदा क्या होगा। अगर कल को वहां पर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अंदाजा रहेगा कि इसको छोड़ के आना है, इसके ऊपर टाइम नहीं खराब करना। पेपर का ये भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है कि जिस बच्चे को ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो वहां पर जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है तो आप ना ही ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे ना ही ज्यादा आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। यहाँ पर जो मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूँ वो सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है। आप जितने भी सब्जेक्ट्स देखोगे तो पैटर्न इसी तरह से चलता है। हाँ हिस्ट्री का क्योंकि मैं टीचर हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्टीज के साथ बता सकता हूँ, पर जो पैटर्न है जो बेसिक बुनियाद है वो हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह से चलेगी। तो उसके बाद हम बात करें तो इसी तरह के हिंदी, जैसे कि हिंदी होता है अब बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं, प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत करके जाइएगा। और अंक क्या है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे अगर आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री करके जा रहे हो। तो वहां पर जो हर एक डायनेस्टी है, गिनी चुनी डायनेस्टी है सारे मिडिवल इंडिया के अंदर, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। अगर अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, प्रतिहारास, चोलास, पल्लवास, पाला डायनेस्टी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि आपने बहुत सारे राजे नहीं याद करने, बस हर एक डायनेस्टी का एक या दो बीच का इंपॉर्टेंट राजा आएगा और जो उसका फाउंडर राजा है वही याद कर जाओ, आपका वहां पर क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि किस टॉपिक में से क्या करना है क्या छोड़ना है तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे खुद से भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन था पन्नी, अमर सिंह और कालिदासा जी के बारे में। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जब नवरत्नों के बारे में पढ़ते हैं गुप्ता एम्पायर के अंदर, तो इन दोनों पर्सनैलिटीज का नाम हम वहां पर पढ़ते हैं अमर सिंह और कालिदास, क्योंकि ये दोनों ही उनके नवरत्न थे। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम पन्ननी जी की बात करते हैं तो ये मौर्यन एम्पायर के भी पहले आए थे। मगध की जब हम बात करते हैं एज अ महाजनपद, तो इनके जो ग्रामर के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं वहां पर बहुत सारे रेफरेंस हमारे को मिलते हैं। तो सिर्फ इस बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये तीनों स्टेटमेंट्स को हम देख सकते थे कि क्या सही है क्या गलत। आपको डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि इतना सुपरफिशियल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। पर अगर आप नहीं तैयार करके जाएंगे तो यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पर जाके आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चंस की बात हो गई। अब ये क्वेश्चन है कि गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन कौन से हमारे को प्रिंसिपैलिटीज या फिर डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। जो भी बच्चा गुप्ता एम्पायर करके जाता है, हर एक को मैप दिखाया जाता है, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या खुद से भी करके जाए या किताब से कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, कि कौन कौन वहां पर इंडिया के सीन के ऊपर थे। तो यहां से बहुत आसानी से वो आंसर बनता था। मैं आशा करता हूं कि आप प्रीलिम्स तक पहुंच चुके हैं, आपको ये सारे आंसर आते होंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मिस्कारा सिस्टम, तो ये सिस्टम थे कि किस हिसाब से इनहेरिटेंस होती है। पर आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था उस साल। ये जो पूरा टॉपिक था, ये जो डिबेट थी, उस साल न्यूज में भी कवर हुई थी, तो करंट अफेयर से भी लिंक थी। पर हर एक बच्चा इतनी डिटेल में करके नहीं जा सकता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ना ही आपको हर एक क्वेश्चन करना है और ना ही हर एक क्वेश्चन छोड़ना है। एशियंट और मिडेवल में खासकर आपको एक फाउंडेशन बनाते हुए चलना है। जब वो स्ट्रांग हो जाएगी, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप छोड़ के आएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा छोड़ के आया है, इट वॉज वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि ये छोड़ने वाला ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियंट टाउन, जिसको अभी वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा उसके प्रोमिनेंस है, तो ये वो क्वेश्चन है जब धोलावीरा को एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने पढ़ा भी ना होता तब भी न्यूज करंट अफेयर्स भी पढ़े होते तो वहां पर ये हो जाता। अकॉर्डिंग द पोर्टुगीज राइटर न्यूनिस, अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो सीधा सीधा ये एनसीईआरटी में ही दिया गया है कि क्या क्या उन टाइम की औरतें किया करती थी। रेसलिंग किया करती थी, एस्ट्रोलॉजी, काउंटिंग, सूसिंग, तो ये सारा कुछ किया करती थी। सीधा वहां पर एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, इतना इजी वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सारे क्वेश्चन से हमारे को क्या सीखने को मिलता है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर ना मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कंपाइल किया, ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, जहाँ पर एंशिएंट एंड मिडिवल को मैं कवर करवाता हूँ कि किस तरह से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे से एंशिएंट एंड मिडिवल को कवर कर सकते हैं। पर अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं, फिर आप इन टॉपिक्स को हेल्प आगे रखते हुए सारे के सारे जो एंशिएंट मिडिवल को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। चाहे तो आप इसी शेड्यूल के साथ चल सकते हैं। देखो, ये जो यहाँ पर जो क्लास रहती है वो रोज के 2.5 घंटे के आसपास रहती है, जहां पर हर रोज एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाती है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये कुछ टॉप पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें से पिछले सालों में, जैसे अगर हम हड़प्पन और स्टोन एज की बात करें, तो पिछले 10 सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपके सारे वो 10 सालों के पीवाईक्यू हो जाएंगे, और उसी बेसिस के ऊपर हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि अगले साल, इस साल मतलब 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो एक सेगमेंट आप बना लीजिए जहां पर आप स्टोन एज और हड़प्पन एज को कवर करेंगे, देन वैदिक एज, फिर जनपद, महाजनपद एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, फिर मौर्यन एम्पायर कंप्लीट प्लस पोस्ट मौर्य। आपको पता होगा कि जैसे ही पोस्ट मौर्यन एम्पायर खत्म होगा, तो अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो वहां से इन्वेजन्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुशानास, पार्थियंस, साइथियंस, ये एक एक करके आते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर हम वेस्टर्न साइड जहां पर मगध, सॉरी ईस्टर्न साइड जहां पर मगध की बात है, तो वहां पर देखते हैं तो जो मगधन एम्पायर है वो बहुत ही सिमट के रह जाता है। तो उसके आगे अलग अलग तरह की डायनेस्टीज आती जाती है, तो वो भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देन गुप्ता एज के साथ सतवाना एज एंड संगम एज। सतवाना एज की बात करें तो बहुत छोटी एज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, तो गुप्ता एज के साथ ही वो कवर हो जाएगी। एंड साथ में संगम एज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ये लगभग आधे घंटे में पूरे का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा कि किस तरह से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन जो छोटे टॉपिक बच जाएंगे, वकाटकास, वर्धानास, एंड उसके साथ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब देखो, ये एक टॉपिक है जो कि ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाएंगे। पर मान लो अगर कल को यहाँ पर 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आएगा, तो अगर आप इसके ऊपर 10 से 15 मिनट भी डिवोट कर दोगे तो आपका वो एक क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर ये आपका गलत हो गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आता होगा, तो वो इस वजह से आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते। देन फिर हम जो 4 हेट्रोडॉक्स स्कूल्स बच जाएंगे जो कि बहुत अच्छे से करने चाहिए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका एंड चार्वक, इसको कवर करेंगे। तो ये सारा हमारा डिटेल होगा टिल एंशियंट इंडिया। और उसके साथ साथ अगर हम कल्चर की बात करें तो वो साथ में करें, जैसे एंशियंट के अंदर जितना भी कल्चरल पार्ट है, हेट्रोडॉक्स स्कूल्स वगैरह वगैरह, वो साथ में ही करने की कोशिश कीजिए ताकि एक फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी बनती रहे।
देन हम मिडेवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे 7 क्लासों के बाद। तो 7 क्लासेस में टोटल ये कितने घंटे हो गए? लगभग 14 से 16 घंटों में हम ये सारी एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देन फिर 8th क्लास में अर्ली मिडेवल इंडिया, जहां पर हम ट्राई पार्टिस स्ट्रगल ऑफ गुर्जर प्रतिहारास, पालास और हमारे पास राष्ट्रकूटास की बात करते हैं, वो देखेंगे। देन राइज ऑफ राजपूत, यहाँ पर जो वेरियस प्रिंसिपैलिटीज बन जाएंगी उसको एक बार 5 मिनट के लिए देखेंगे ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि किस तरह से जब मोहम्मद बिन कासिम आएगा उसके बाद ऐबक तक, कि किस तरह से बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे। 10 मिनट का ये चैप्टर होगा जहां पर अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। देन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 के 5 जो डायनेस्टीज हैं उसके अंदर हम खिलजिस की बात करें तो किसने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया था। तुगलक की बात करें तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ कहाँ एक्सपेडिशंस भेजी थी, उसने कौन से करेंसी रिफॉर्म्स चलाए थे। तो ऑल्दो ये बहुत ही, अगर बच्चा खुद से करना चाहेगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहीं पे अगर आप मेरी हेल्प लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकूंगा और आपको काफी ज्यादा हेल्प भी होगी। देन फिर क्लास 10th में मुगल एरा कंप्लीट, कि किस तरह से प्रेमिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुगल एरा को देख सकते हैं। एंड देन फॉरेन इन्वेडर्स, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी एंड गौरी। एंड लास्ट में जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, विजयनगर एम्पायर, बाहमनी किंगडम, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड लास्ट में जितने भी हमारे कल्चर के टॉपिक्स रह जाएंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, डांसेस एंड स्कूल्स ऑफ आर्ट। तो मोर और लेस आप देखेंगे कि इन 12 क्लासेस में आपका पूरा एंशिएंट मिडिवल से लेके कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे फिर आपको काफी ज्यादा हौसला भी मिलेगा कि हाँ मैंने चीजें अच्छे से की हैं। अगर कल को इसमें से क्वेश्चन आता है तो मेरे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर ना भी सही हुआ फिर भी मैं इजी क्वेश्चंस को तो कर ही आऊंगा और इसी से फिर आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आप कोर्स का पार्ट नहीं भी बनना चाहते, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो फिर दोबारा से इस हिसाब से एक बार अपनी रिवीजन कर सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सके। तो मैं आशा करता हूँ जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था, जो चीज़ें मैं यहाँ से खड़ा होकर आप तक पहुँचाना चाहता था, वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोर्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो कोर्स की प्राइसिंग है इट इज ओनली अराउंड 2200। ये कम पहले ज्यादा थी इसीलिए रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें, इसमें एनरोल कर सकें। और पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए देर इज अ 10% ऑफ। इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो लाइव रहेंगी। लाइव करने का कारण ये है कि साथ में आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो साथ में पूछ पाएं कि इस टॉपिक में से किस तरह से हम गो थ्रू हो सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि ये जो नोट्स है उसको किस हिसाब से करना है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से छोड़ सकते हो और हर एक टॉपिक को लेके किस तरह से क्लैरिटी हो सकती है। तो 14 से ये हमारी क्लासेस शुरू होंगी। हर रोज 2.5 घंटे के आसपास से लेके 3 घंटे तक की ये क्लास रहेगी लाइव। और मैक्सिमम 12 से लेके 13 दिन के अंदर, 12 से 13 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और आप एक कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट की तरह उस दिन 28 मई को पेपर देने जाएंगे। तो अगर आप पहले 200 बच्चों में आते हैं सो यू कैन यूज दिस कोड ANT10। इससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये जो फिर आपकी जो वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम आज आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो हमारे निर्वाणा या फिर निर्वाणा प्लस कोर्स का पार्ट है, तो उनको ये जो सारे का सारा AMAC का जो पूरा सेक्शन है, जो कोर्स है, वो उनके कोर्स में ही एम्बेड मिलेगा। आपको फालतू से पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर सही लगा होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके अलावा अगर आप नहीं भी कर रहे कोर्स ज्वाइन तो प्लीज़ जो लीस्ट आप कर सकते हैं वो ये है कि जो इजी टॉपिक्स हैं प्लीज़ उनको अच्छे से कर जाइएगा। मैं नहीं चाहता कि पेपर के अंदर आप जाएं वहाँ पर ये दुख हो कि इतना सारा पढ़ने के बाद जो इजी टॉपिक्स हैं वो रह गए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एंशिएंट मिडिवल को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। 28 मई आने वाली है, सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। तो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम जुडिशियसली, क्योंकि ये जो टाइम है वो कल को वापस मुड़ के नहीं आएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच।